नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक, इसमें हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है और ये टॉपिक है, इसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक, जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो जीवधारी हैं उनका वर्गीकरण किसने किया था और क्यों किया गया था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर है, सॉल्व करेंगे और इस पर हम डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि पहला क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 ईस्वी में ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो जेनेरा प्लांटेरम है ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है जो कि 1862 से 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 4 ऑप्शन है, बेंथम एवं हुकर, एंगलर एवं प्रांटल, जॉन हचिंसन और है क्रोनोक्वेस्ट, तख्ताजान एवं डब्ल्यू जिमरमैन। ठीक, तो ये जो होगा ऑप्शन ये बेंथम एवं हुकर, यानी कि ये बेंथम एवं हुकर के द्वारा ये जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये जो जेनेरा प्लांटेरम नाम की पुस्तक है ना, ये पुस्तक जो है ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बीजीय पौधों के वर्गीकरण की नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत किया गया है, यानी कि नेचुरल सिस्टम इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक, अच्छा, अगर यह है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये इसके जो लेखक हैं वो भी बेंथम एवं हुकर ही हैं। इन्होंने ही इसकी रचना की है और इनके ही द्वारा इसे प्रकाशित भी किया गया है। ठीक, ये जो जेनेरा प्लांटेरम नामक ये जो पुस्तक है ना, इसका जो है 3 भाग में प्रकाशित किया गया है। ठीक, 3 भाग में, सबसे पहले 1862 ईस्वी में और फिर लास्ट में 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक, 3 पार्ट में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है। जो 5 जगत विभाजन है यानी कि जो 5 किंगडम है, ठीक है, उस 5 किंगडम के अनुसार जो प्रोटोजोआ है उसको किस में रखा गया है। पहला प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या फिर एनिमेलिया। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, 5 जगत पद्धति के अनुसार तो किस में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ये प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जो 5 जगत विभाजन है इसे किसने दिया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया था, व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इसमें मोनेरा भी है, कवक भी है, एनिमेलिया भी है। एनिमेलिया में जो है वो जीव जंतुओं को रखा गया है, कवक यानी कि फंजाई, मोनेरा। ठीक, तो ये हम सबको आगे पढ़ेंगे भी। चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। ठीक है, जो व्हिटेकर हैं इन्होंने जीवों के वर्गीकरण को क्या किया था, 5 जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया में। ठीक, अब इसमें आता है कि प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन ये एनिमेलिया, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी मोनेरा और ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। ठीक, तो क्या इसमें पूछ रखा है कि प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया था, ऑप्शन सी मोनेरा जगत में रखा गया। किस में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया था, प्रोटोजोआ को रखा गया था। यह भी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े ही हैं। ठीक है, कि प्रोटोजोआ में किसको, प्रोटोजोआ जो है इसको हम प्रोटिस्टा जगत में रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग की विधि ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया। ठीक, वो कौन से वर्ग की विधि है जिसने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होगा
अगला क्वेश्चन का इसका जो है वो आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला बेंथम एम हुकर, ऑप्शन बी है क्रॉनक्विस्ट, ऑप्शन सी हचिंसन और ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर ई लिख गया है लेकिन यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने दिया था, सी हचिंसन ने दिया था। किसने दिया था, हचिंसन ने। ब्रिटिश पादप शास्त्री, ये जो हचिंसन थे कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ये जॉन हचिंसन की प्रस्तावित पादप वर्गीकरण प्रणाली की प्रस्तुति उनकी पुस्तक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग यानी कि फूलों के पौधों के परिवार, ठीक, इसमें हुई थी। हचिंसन द्वारा पौधों के वृक्षीय स्वभाव और शाकीय स्वभाव को बहुत विशेष महत्व दिया। हचिंसन ने कैसे शाक और शाक के पौधों को यानी कि जो शाकीय छोटे पौधे होते हैं और बड़े पौधे यानी कि वृक्ष, ठीक है, वृक्षीय स्वभाव, इन पौधों को क्या किया इन्होंने, बहुत ही महत्व दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स यानी कि 8 जगतों में किसने बांटा था। ठीक, जो सभी जीव हैं हमारे इस दुनिया में, ठीक है, जो इतने ढेर सारे जीव हैं, उन जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगत में किसने बांटा। ठीक है, तो किसने बांटा था, ऑप्शन ये है आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन बी हिकेल, ऑप्शन सी है वोएजियम अन, ऑप्शन डी है कैवेलियर स्मिथ। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन डी कैवेलियर स्मिथ। किसने बांटा था, कैवेलियर स्मिथ। कैवेलियर स्मिथ ने समस्त जीवों को किसमें, 2 महाजगत में बांटा। किसमें बांटा, 2 महाजगत में यानी कि 2 सुपर किंगडम में बांटा था। किसमें, 2 सुपर किंगडम में बांटा। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, किसमें, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि वोएज ने यानी कि वोएज एवं अन्य इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किए। एक साइंटिस्ट का नाम है वो थे वोएज। ठीक है, वोएज ने क्या किया, इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण यानी कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया जो आगे हम पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी कैवेलियर स्मिथ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कोहार्ट के साथ से संबंध समूह है। जो कोहार्ट है, कोहार्ट के साथ से संबंध समूह कौन सा है, वंश है, जाति है, गण है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए जो कोहार्ट है, कोहार्ट गण के साथ से संबंध बनाता है। किसके साथ बनाता है, गण के साथ से संबंध बनाता है। जॉर्ज बेंथम हुकर ने अपनी पुस्तक जो भी मैंने क्वेश्चन 1 में पढ़ाया, क्या बताया, जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम में पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, कौन सा वर्गीकरण, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिस्टम क्या किया था उन्होंने, प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कोहाई को वर्गीकरण की एक श्रेणी के रूप में प्रयोग किया। ठीक, कोहार्ट को क्या किया, एक वर्गीकरण की श्रेणी के रूप में प्रयोग किया। कोहार्ट वर्तमान वर्गीकरण के गण के समान है। तब उन्होंने क्या किया था, कोहार्ट का प्रयोग किया था। लेकिन कोहार्ट आज के समय में क्या है, गण के रूप में, इसको गण के रूप में हम लोग यानी कि से संबंध मानते हैं कि ये गण है। गण यानी कि क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, गण को हम ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमैटिक्स को क्या कहा जाता है। सर जूलियन हक्सले जी हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो नया सिस्टमैटिक्स था उसे क्या कहा जाता है। पहला फेनोटिक्स, दूसरा है क्लैडिस्टिक्स, सी है केमोटैक्सोनॉमी और डी इसमें में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, जो सर जूलियन हक्सले थे इन्होंने नए सिस्टमैटिक्स को बायो सिस्टमैटिक्स कहा था। क्या कहा था, बायो सिस्टमैटिक्स कहा था। बायो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी थोड़ा सा, बायो सिस्टमैटिक्स।
क्या कहा था इन्होंने? बायोसिस्टमैटिक्स कहा था, जो कि यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये जो वर्गीकरण है ये किसी जीव की पारिस्थितिकी, आकृति विज्ञान और आनुवंशिक कोशिका विज्ञान के लक्षण के आधार पर किया गया था। ठीक है, किसके आधार पर किया गया था? आकृति, पारिस्थितिकी और आकृति विज्ञान, आनुवंशिक सेल यानी कि कोशिका विज्ञान, इसके आधार पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जाति और उपजाति के बीच की जो श्रेणी है उससे हम क्या कहते हैं? सहोदर जात, अर्धजात, अधिजाति और उपजाति। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसकी जाति को? इसकी जाति जो बीच की श्रेणी आती है उसको हम बोलते हैं अर्धजाति। क्या बोलते हैं? अर्धजाति। ठीक है, देखिए उपजाति जो है जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जो उपजाति होती है जाति से बहुत ही नीचे की श्रेणी होती है। ठीक, जाति यानी कि स्पीसीज और उपजाति यानी कि सब स्पीसीज के जो बीच की श्रेणी है वो क्या है? अर्धजाति यानी कि सेमी स्पीसीज है। क्या है? सेमी स्पीसीज है। ठीक, दो ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं लेकिन आपस में जनन नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सहोदर जाति कहलाती हैं। ठीक है, दो ऐसी जातियां जो लगभग में समान तो होती हैं लेकिन इनका आपस में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ऐसी जातियां सहोदर जात कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? यानी कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या फिर लिनियस ने? ठीक, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। ये बताइए कि कब किया था इन्होंने? सभी लोग कमेंट बॉक्स में सन बताइए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने तो किया था लेकिन कब किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? नाम पद्धति, वर्ग की, कार्य की या फिर सस्य विज्ञान? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें में से ऐसा कौन सा है जो कि सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित है? ठीक है, जैसे कोई भी सजीव है उनका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इससे संबंध है? ठीक, यानी नाम पद्धति यानी कि नॉमेनक्लेचर, वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी, कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी और सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी। क्या होगा? टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो सजीवों का वर्गीकरण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रम अनुसार हम विभिन्न समूह में उसका वर्गीकरण करते हैं। उनके जैविक नामकरण और उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन क्या किया जाता है? उस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अच्छा बताइए कि जो टैक्सोनॉमी है ये यानी कि वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सभी लोग कमेंट में बताइए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहा जाता है। चलिए अगला वही क्वेश्चन ही आ गया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी वर्गीकी के पिता कौन है? डी कंडोले, बी होकर, सी लिनियस या फिर डी अरस्तु। ठीक, तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? सी, ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक, जो कैरोलस लिनियस इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति और द्विव नाम पद्धति की खोज की थी, यानी कि बायनॉमियल, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की प्रस्तुति इन्होंने ही दी थी। ठीक है, अच्छा बताइए कि जो डी कंडोले हैं इन्होंने क्या किया था? बहुत ही फेमस नाम है। तो डी कंडोले ने सबसे पहले क्या किया था? टैक्सोनॉमी शब्द की खोज की थी। किसकी खोज की थी? टैक्सोनॉमी शब्द की खोज की थी। किसने किया था? डी कंडोले ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, टैक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था? ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा खोजा गया था, जो कि भी मैंने ऊपर बताया है। ऑप्शन ए डी कंडोले, बी थियोफ्रेस्टस, सी प्लिनी, डी लिनियस। तो लिनियस तो होगा नहीं, है ना, थियोफ्रेस्टस भी नहीं होंगे। डी कंडोले द्वारा, किसके द्वारा? डी कंडोले द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड में कितने सिद्धांत होते हैं? 6 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 2 सिद्धांत या फिर कोई नहीं। ठीक है, जो वानस्पति यानी कि जो इंटरनेशनल कोड होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इसमें
ये क्या होता है और कितने कोड इसमें होते हैं? 6 कोड, 4, 2। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये 6 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? 6 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में कौन सी श्रेणी नहीं थी? जो कैरोलस लीनियस ने अपनी द्विनाम पद्धति दिया था उसमें से कौन सी श्रेणी नहीं थी? वंश, जात नहीं थी, वर्ग और गण नहीं थी, संघ और कुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी जगत और वर्ग। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में ही बता दे रहे हैं। वंश और जात यानी कि जीनस और स्पीसीज, संघ और गण यानी कि इसमें वंश और जाति यानी जीनस और स्पीसीज, वर्ग और गण यानी कि क्लास और ऑर्डर, संघ और कुल यानी कि फाइलम और फैमिली, जगत और वर्ग यानी कि किंगडम और क्लास। ठीक, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, संघ और कुल। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था उसमें फाइलम और फैमिली का कहीं कोई निशान नहीं था, यानी कि फैमिली और फाइलम और फैमिली को उन्होंने कोई भी श्रेणी नहीं बनाया था कि जिसमें उसको रखा जाए। कैरोलस लीनियस की जो पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, उन्होंने क्या किया था? अपने उस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत में? 2 जगत में बांटा था। ठीक है, पहला प्लांटी यानी कि प्लांट, ठीक है, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया यानी कि पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। जगत को वर्ग में, वर्ग को गण में और गण को वंश और वंश को जात में बांटा था, है ना। यानी कि क्या था जो, चलिए हम लिख करके यहाँ पर बता रहे हैं। जगत था, जगत को किस में बांटा था इन्होंने? जगत को बांटा वर्ग में। ठीक है, वर्ग को किस में बांटा? गण में बांटा, है ना। गण को किस में बांटा इन्होंने? वंश में। और वंश को किसने बांटा? जात में बांटा। ठीक है, यानी कि जो द्विनाम पद्धति की सबसे बड़ी पद्धति वो क्या थी? जगत थी, यानी कि सबसे बड़ी श्रेणी जगत थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, संघ और कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था क्या कहलाती है? जो श्रेणी होती है उसकी जो अवरोही व्यवस्था यानी कि जो घटते क्रम की हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ और फिर इसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों को रखते हैं वो होती है अवरोही व्यवस्था। वो क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण, विज्ञान, पदानुक्रम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पदानुक्रम। ठीक है, पदानुक्रम यानी कि हियरेटिकी। ठीक है, यानी कि हियरेटिकी ये होता है पदानुक्रम यानी कि पद के अनुक्रम रखना, यानी कि पद के क्रम के अनुसार रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष आवश्यक है? पहला है पारिस्थितिकी प्रजाति, बी है सोनो प्रजाति, सी है इकोटाइप, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन होगा बी, सोनो प्रजाति। जो सोनो प्रजाति है शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष होता है। सोनो प्रजाति ही इसके शास्त्रीय वर्गीकरण की प्रजाति की समकक्ष होता है। सोनो प्रजाति एक जटिल जीनोटाइप की संभावित अभिव्यक्तियों का योग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन एक संवर्ग नहीं है? इकोटाइप नहीं है, प्रजाति नहीं है, सी जात नहीं है, डी गण नहीं है। ठीक है, कौन सा एक संवर्ग नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ये, इकोटाइप। बाकी प्रजाति भी है, संवर्ग, जात भी है, गण भी है, लेकिन इकोटाइप नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया भी है कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है। पहला है एंगलर, बी है प्रांटल, सी हचिंसन, डी है ओस्टवाल्ड टिप्पो। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, हचिंसन। ठीक है, द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? तो कौन है? हचिंसन हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हचिंसन ने कब लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंगलर एवं प्रेंटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है? अवगुण बताना है कि एंगलर एवं प्रेंटल
जो वर्गीकरण है इसका अवगुण क्या है? पहला है द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री से पहले रखा जाता है, ये है, या फिर द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री के बाद रखा जाता है, या फिर जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री के बीच में रखा जाता है, जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बीच में रखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो है इसका अवगुण, कि जो द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री के बाद रखा जाता है यही इसका अवगुण है। ठीक, एंगुलर एवं पेरेंटल वर्गीकरण के अनुसार एकबीजपत्री को जो है द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक आदिम है। ठीक है, अर्थात द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री के बाद रखा जाता है, लेकिन जो बेंथम एवं होकर प्रणाली है इनके अनुसार द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री से पहले रखा जाता है। ये जो वर्गीकरण है यानी कि ये जो सिद्धांत है, ठीक है, ये किसने दिया है? ये है बेंथम एवं होकर की प्रणाली का। किसका है? बेंथम एवं होकर का है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये किसका अवगुण है? एंगुलर एवं पेरेंटल का है। अगला क्वेश्चन आता है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किसमें प्रस्तुत किया था? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, या फिर फिलोसफिया बॉटेनिका में। ठीक, तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज प्लांटेरम में। स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक में ही इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? लिनियस ने किया, डार्विन ने किया, लैमार्क ने किया, या फिर इनमें में से कोई नहीं। तो जो द्विनाम पद्धति है, ठीक है, ये किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक, ये बताइए कि द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपादन लिनियस ने किया था, लेकिन कब किया था? ठीक है, तो ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि जो सिस्टेमा नेचुरी है इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना है आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, या फिर विपरीत में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कि जो लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना है, तो ये क्या है? होलोटाइप है। क्या है? होलोटाइप है। जो लेखक होते हैं इनके द्वारा जो मूल प्रकाशन जब किया जाता है तो उसके लिए जो नमूना तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं। ठीक है, जो कि होलोटाइप यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो है वो क्या होगा? ऑप्शन इसका सही होगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसके मूल प्रकाशन के लिए जो प्रयुक्त नमूना होता है उसे उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं। सभी लोग नोट भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक पहला है सोलेनम, दूसरा है ट्यूबरोसम। ये जो पहला नाम होता है क्या होता है? जेनेरिक नाम होता है। क्या होता है? जेनेरिक नाम होता है। ठीक है, और जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? स्पीसीज का नाम होता है। किसका नाम होता है? स्पीसीज का नाम होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि जेनेरिक नाम बताए, तो जेनेरिक नाम बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा? सोलेनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलेनम हो जाएगा। अगर स्पीसीज का नाम पूछता तो आप क्या बताते? ट्यूबरोसम बताते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सा युग्म सही है? टिक डिप्टेरोकार्पस, बी शाल टेक्टोना, सी चीट सेड्रस, डी सीसम डलबर्जिया। यहाँ पर कुछ ठीक है वनस्पत नाम है और कुछ यहाँ पर बायोटेक्निकल, यानी कि यहाँ पर जो है ये पेड़ पौधों के नाम हैं और इधर उसका बॉटेनिकल नाम दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं इसमें में से कौन सा युग्म सही है। देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसम डलबर्जिया। ठीक है, यानी कि जो सीसम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? डलबर्जिया सिसु है। क्या है? डलबर्जिया सिसु है। ठीक, तो सीसम का जो डलबर्जिया है ये क्या है? जेनेरिक नाम है, और सिसु क्या है?
अभी मैंने बताया भी कि जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, जेनेरिक शब्द, जेनेरिक नाम होता है। जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज का नाम होता है। तो जो शिशु है ये क्या है, स्पीसीज का नाम है। बाकी सब गलत है। टीक का डिप्टेरोकार्पस ये भी गलत है। शाल का टेक्टोना ये भी गलत है। चीड़ का सेड्रस ये भी गलत है। ठीक है, वैसे टीक का जो जेनेरिक नाम होता है वो होता है, ये टीक का होता है टेक्टोना। ठीक है, गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। और साल का क्या होता है, शोरिया होता है। ठीक है, और चीड़ का क्या होता है, ये जो चीड़ है इसका होता है पाइनस। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला भी क्वेश्चन हम देखते हैं। समूह फर्स्ट और समूह सेकंड को क्या करना है, मैच करना है। गेहूँ, यहाँ पर कुछ गेहूँ, अश्वगंधा, मूंगफली और चावल फसल के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और इधर है बायोलॉजिकल नाम है, यानी कि वानस्पतिक नाम है। ठीक, इसको मैच करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, देखिए जो गेहूँ है, गेहूँ का क्या होगा, ट्रिटिकम वुल्गेरी, यानी कि जो गेहूँ का होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रिटिकम वुल्गेरी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अश्वगंधा है, ठीक है, इसका क्या होगा, विदानिया सोमनीफेरा। जो मूंगफली है इसका क्या होगा, अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, जो चावल है इसका क्या होगा, ओराइजा सेटाइवा। तो देखिए ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये का 4, ये का 4, यानी कि ये डी नंबर पहले ही मिल गया। ये का 4, ठीक है, बी का 3, सी का ये और डी का 2। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में पौधों और उनके वैज्ञानिक नाम से मिलाइए। आर्थिक महत्व के पौधे दिए गए हैं, वानस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। मूंगफली, अभी मैंने ऊपर बताया ही है कि जो मूंगफली है, मूंगफली का क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया होता है। ठीक, जो मेथी है, मेथी का क्या होता है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम होता है। जो जीरा है इसका क्या नाम होता है, क्यूमिनम शाइमिनम। और जो कपास होता है, कपास का होता है गॉसिपियम हर्बेशियम। ठीक, तो ये का यश, ये का यश, यानी कि इसका भी होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये का यश है, बी का जो है पी है, और सी का ऑप्शन नंबर क्यू और डी का ऑप्शन नंबर आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है। जो सामान्य ब्रेड व्हीट होता है इसका आप लोगों को बॉटनिकल नेम बताना है। ठीक, तो इस पहला है ट्रिटिकम टर्निडम, दूसरा है ट्रिटिकम एस्टिव, सी है ट्रिटिकम मोनोकोमम, या फिर उपरोक्त में से सभी। ठीक, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रिटिकम एस्टिव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी, कैबेज, नॉनखोलियम, सलजम कितने जेनेरा से संबंधित है, 1, 2, 3 या फिर 4। यहाँ पर बार लिख गया है, ये होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखिए जो फूल गोभी है, कैबेज, नॉनखोलियम, सलजम है, ये कितने जेनेरा से संबंधित है। तो कितने जेनेरा से संबंधित होंगे, देखिए फूल गोभी जो है ये भी प्रकार की सब्जी है, कैबेज, सलजम ये सब सब्जियां हैं, है ना। इसका अगर हम ये जो अगर फैमिली का नाम लिया जाएगा तो ये फैमिली का नाम है इसका ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी। क्या है, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी, सॉरी यहाँ पर हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं क्रूसीफेरी, ये सभी में आता है। जैसे अगर हम फूल गोभी का नाम लें तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ब्रेसिका ओलेरेसी, इसका क्या होगा, ब्रेसिका ओलेरेसी। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसी होगा। कैबेज का जो नाम है, कैबेज का होगा ब्रेसिका ओलेरेसी, इसका भी है ब्रेसिका ओलेरेसी। ठीक है, यानी कि इसमें जितना भी जेनेरिक नाम आता है वो सब का ब्रेसिका ओलेरेसी ही आता है। यानी कि ये सब कितने जेनेरा से संबंधित है, एक जेनेरा से संबंधित हैं। कितने जेनेरा से, एक जेनेरा से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है, स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया, जानरे ने, मेयर ने, जेक्सले ने या फिर सिलिनियस ने।
ठीक है, यानी कि कैरोलस लिनियस ने। तो जो स्पीसीज शब्द है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जॉन रे ने किया था। ठीक है, कब किया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इन्होंने फैमिली और जीनस शब्द भी दिया। क्या दिया? फैमिली और जीनस, ये दोनों इन्होंने ही दिया है। किसने दिया है? जॉन रे ने दिया है। ठीक है, इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर भी परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है बेंथम हुकर का कोहॉर्ट आज के समकक्ष है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, गढ़ यानी कि ऑर्डर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? वनस्पति शास्त्र के पिता यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये लगभग में सभी को मालूम भी होगा। ऑप्शन नंबर ये, रॉबर्ट हुक, बी थियोफ्रास्टस, सी लिनियस या फिर ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रास्टस ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन भाषा में क्यों रखते हैं? वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं इसलिए, या फिर वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं? नहीं। वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं? नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर सही होगा, क्योंकि जब भी वनस्पति शास्त्री अगर पौधों का नाम रखते हैं, ठीक है, जब भी उनका बॉटेनिकल नाम रखते हैं तो वो लैटिन भाषा में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समानता रखते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उनको पढ़ा जा सके। ठीक, यानी कि उनको इंटरनेशनल यूनिफॉर्म में इसलिए रखा जाता है ना कि पूरे इंटरनेशनल तौर पर उनको पढ़ा और जाना जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार किया जाने वाला नमूना क्या कहलाता है? ठीक है, जो लेखक हैं वो एक पादप का जब वर्णन कहते हैं तो पहली बार जो प्रयोग किया जाता है नमूना, वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हम पहले करा भी चुके हैं। लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप या फिर सिनटाइप। ठीक है, तो क्या कहते हैं? जब क्वेश्चन करा चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या कहते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोटाइप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वो क्या कहलाता है? यदि हम जात का नाम वंश के समान कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है? ठीक है, बी सियोनिम कहलाता है, बी टाटोनिम कहलाता है, सी होमोनिम कहलाता है, फिर डी सिनोनिम कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटोनिम। क्या होगा? टाटोनिम कहलाता है। ठीक है, जब वंश और जाति दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाटोनिम कहते हैं, टाटोनिम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति पद को ही दोहराता है क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से, ठीक है, जाति संकेत पद को ही केवल दोहराता है, क्या कहलाता है? टाटोनिम कहलाता है, सिनोनिम कहलाता है, होमोनिम कहलाता है या फिर ऑटोनिम कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये टाटोनिम, अभी मैंने ये आपको बताया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि होलोटाइप, इधर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को क्या कहा जाता है? आइसोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप या फिर टोपोटाइप। तो क्या कहा जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर होगा बी, लैक्टोटाइप। ठीक है, क्या कहा जाता है? लैक्टोटाइप। चलिए इसके बारे में कुछ देखते भी हैं। देखिए जो लैक्टोटाइप होता है, यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो या फिर नष्ट हो गया हो तो जो मूल सामग्री से चयनित नमूना यानी कि नॉमेनक्लेचर टाइप जो बनाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? लैक्टोटाइप कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? होलोटाइप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, होलोटाइप नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद में ये हम क्या करते हैं? नया नमूना तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें
और भी अगला है, चलिए हम लोग इसमें सबके बारे में पढ़ लेते हैं। नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप यदि पूर्ण मूल सामग्री यानी कि होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप अनुपलब्ध हो तब चयनित सामग्री को क्या कहते हैं? हम नियोटाइप कहते हैं। ठीक है। टोपोटाइप। टोपोटाइप मूल सामग्री से चयनित सामग्री को हम कहते हैं टोपोटाइप कहते हैं। ठीक है। और आइसोटाइप। आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट आइसोटाइप कहलाता है। जब होलोटाइप होता है, होलोटाइप को हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेट इसको बना देते हैं। ठीक है। तो फिर क्या कहलाता है? डुप्लीकेट बन जाता है तो कहलाता है आइसोटाइप कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, अभी अभी मैंने बताया है। तो क्या कहलाता है? ये सिनटाइप कहलाता है। ठीक है। पैराटाइप होगा नहीं, साइजोटाइप भी नहीं होगा, टोपोटाइप भी नहीं होगा, क्या कहलाएगा? ये सोनोटाइप कहलाएगा। ठीक, सोनोटाइप नहीं, सॉरी, सिनटाइप। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही स्थिति के एक ही संग्रह से लिया गया x एक द्विक प्रतिदर्श होता है, ये x के लिए लिखा गया है। पहला हो टोटोटाइप, बी होलोटाइप, सी पैराटाइप या फिर डी नियोटाइप। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि x के लिए लिखा गया है? ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होलोटाइप। कौन सा ऑप्शन होगा? होलोटाइप। मैंने बताया भी है कि आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही अगर संग्रह से लिया गया है तो x एक द्विक प्रतिदर्श होता है, जो कि x किसके लिए लिखा जाता है? होलोटाइप के लिए लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि आप अपने नमूने की स्थलाकृतिक 3D छवि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करेंगे? ठीक है। यदि आपको 3D छवि प्राप्त करना है तो किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे? लाइट माइक्रोस्कोपी, प्रतिदीप्त या फिर स्कैनिंग या फिर ट्रांसमिशन। ठीक। तो किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का हम उपयोग करेंगे? तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। उसको हम स्कैनिंग करके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है जिसे हम SEM। ठीक है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो इलेक्ट्रॉनों को एक केंद्रित किरण के साथ सतह को स्कैन करके एक नमूने की छवियां भी बनाता है। ठीक है। इसके द्वारा, जो SEM के द्वारा है, इसके द्वारा हम 3D छवि प्राप्त कर सकते हैं किसी भी नमूने का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहला प्राकृतिक, दूसरा है फाइलोजेनेटिक, कृत्रिम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो जो बेंथम एवं हुकर ने दिया था वो कौन सी पद्धति दिया था? प्राकृतिक पद्धति दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग कार्लिनियस ने किया था? कार्लिनियस ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? ठीक है। तो जो कार्लिनियस ने किया था वो उसका किसका किया था? आर्टिफिशियल का किया था, यानी कि कृत्रिम पद्धति का प्रयोग किया था। किसका किया था? कृत्रिम प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? जो बेंथम एवं हुकर की जो वर्गीकरण प्रणाली थी उसमें कितनी सीरीज थी? 13, 9, 21 या फिर 11। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने पद्धति थे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 थे। कितने थे? 21। ठीक है। बेंथम एवं हुकर ने किसमें बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री में बांटा था, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बांटा था। इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल कितने सीरीज थे? 21 सीरीज थे, जिसमें 14 सीरीज द्विबीजपत्री वाले थे और 7 सीरीज एक बीजपत्री वाले थे। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण ये किसने दिया था? व्हिटेकर ने, कोपलैंड ने, एडवर्ड्स ने या फिर थाम्बे ने? ठीक। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है ये किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कब दिया था? 1969 में, यानी कि 1969 में दिया था। ठीक है। जो कोपलैंड है इन्होंने किसका दिया था? 4 जगत वर्गीकरण का दिया था। किसका? 4 जगत का। ठीक है। कब दिया था?
1938 में। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर एडवर्ड्स। ठीक है, एडवर्ड्स ने, यहाँ पर कुछ नाम नहीं आ रहा है, थाम्बेन का भी नहीं आ रहा है। और जो 3 जगत पद्धति है वो किसने दिया था? 3 जगत पद्धति को दिया था हीकेल ने। किसने दिया था? हीकेल ने दिया था। ठीक, और जो 2 जगत पद्धति है वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, 2 जगत पद्धति दिया था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्गीकरण पद्धति यानी जो सिस्टमैटिक से जीवों की विविधता व उनके विकासीय संबंधों का अध्ययन है, या फिर सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, या फिर सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। इसमें में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन केवल पहला, या फिर बी नंबर केवल सेकंड यानी दूसरा। ठीक है, सी नंबर फर्स्ट व सेकंड दोनों, डी नंबर है फर्स्ट व थर्ड दोनों। ठीक, तो इसमें होगा, देखिए इसमें ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टमेटिक है ये जीवों की विविधता और उनके विकासीय संबंध का अध्ययन किया ही जाता है। सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा किया ही गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पहला और तीसरा दोनों। लेकिन जो सिस्टमेटिक शब्द की उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के द्वारा नहीं किया गया था, लैटिन भाषा में किया गया था। किसमें? लैटिन भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैरोलस लीनियस ने पुंकेसर की संख्या, आकार और संख्य के आधार पर 24 वर्गों को मान्यता दी थी। ठीक, या फिर अगला क्वेश्चन है स्पीसीज प्लांटेरम 1753 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एडमसन को संख्यात्मक वर्गीकरण का ग्रैंडफादर माना जाता है। सिस्टेमा नेचुरी जॉर्ज बेथम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कैरोलस लीनियस ने पुंकेसर की संख्या, आकार और संख्या के आधार पर 24 वर्गों को मान्यता दी थी। ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पीसीज प्लांटेरम 1753 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। एडमसन को संख्यात्मक वर्गीकरण का ग्रैंडफादर माना जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एडमसन को ही संख्यात्मक वर्गीकरण का ग्रैंडफादर कहा जाता है। लेकिन जो है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जॉर्ज बेथम के द्वारा नहीं लिखा गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। तो बताइए सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया? ये मैंने बताया भी है। ठीक है, ये सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था? लीनियस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी कौन सी है? जो वर्गीकरण है इसकी सबसे छोटी श्रेणी को क्या कहते हैं? वंश, गण, जाति या फिर वर्ग। ठीक, जो वर्गीकरण होती है इसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है, यानी कि स्पीसीज होती है। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? जाति। उसके बाद फिर वंश, फिर क्या होता है? फैमिली। ठीक है, और फिर उसके बाद में फैमिली के बाद में क्या होता है? गण। फैमिली के बाद में क्या होता है? गण। गण के बाद में वर्ग। वर्ग के बाद में फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद में जगत, और फिर जगत के बाद में डोमेन। ठीक है, ये है पूरा। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है क्या होती है? जाति होती है। सॉरी, अभी 2 क्वेश्चन और भी है, चलिए आगे हम देखते हैं। वर्गकों या टैक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था क्या कहलाती है? वर्ग कहने की जो टैक्सा होती है ये वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों के ऐसे समूह को दर्शाता है जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई है, यानी कि जिसकी सदस्य जातियां एक दूसरे से कोई मेल या संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इसकी जो व्यवस्था है क्या कहलाती है? पदानुक्रम कहलाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो जंतु होते हैं ना, जो जंतु व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन हम किसमें करते हैं? वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एथनोबायोलॉजी, इथोलॉजी या फिर इकोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इथोलॉजी।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। और इसमें जो एंटोमोलॉजी है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। जो एथनोबायोलॉजी है, ठीक है, इसमें व्यक्ति, जीव, ठीक है, कोई भी जीव और वातावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं, वातावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो इथोलॉजी मैंने बताया, जंतु व्यवहार का अध्ययन। और जो इकोलॉजी है, ठीक है, ये जीव और वातावरण व जीवों के परस्पर अंतर क्रिया का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे फिर हम कुछ नया चैप्टर लेकर के कुछ नए अध्याय से मिलेंगे, ठीक है, नया कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ठीक। जय हिंद।